हेलो गाइस, वेलकम टू दिस PYQ सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रैपिड रिवीजन करेंगे, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे थ्रू जेई एडवांस PYQs। ठीक है, तो हम PYQs के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे विच इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज। बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। हम सिर्फ PYQs ही नहीं करेंगे, हम उसके साथ जो भी थ्योरी एसोसिएटेड होगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगी एंड प्लस जिन बच्चों को कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है वो भी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बोथ जेई मेन एंड जेई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो दोनों के लिए सेम ही है एंड क्वेश्चन भी सेम ही है, बस लेवल चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली सिंपल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक पर्पस तो ये है सीरीज़ का। दूसरा पर्पस इस सीरीज़ का ये है कि बहुत से लोगों को अभी भी मिथ है कि एडवांस कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछता है, बहुत रैंडम चीज़ें पूछ लेता है। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि 9 आउट ऑफ 10 एडवांस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व फ्रॉम बेसिक्स ओनली, है ना। तो बेसिक से ही सवाल हो जाते हैं, बहुत रैंडम कुछ पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली क्या होता है, इस टाइम पर जब जैसे ही एडवांस पास आने लगता है तो बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट प्रमोट किया जाता है एज ए एडवांस कंटेंट, है ना। एडवांस का बोल के बहुत ही कठिन कठिन खतरनाक सवाल कराए जाते हैं। बच्चे एंजॉय भी करते हैं क्योंकि उनको उनसे होते नहीं है ना। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उससे अपना मेंटल पावर भी खर्च होगा और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। ओनली नेगेटिव आउटकम मिलेगा उससे। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम है, बेसिक्स कवर है, PYQ सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। PYQ सॉल्व कर पा रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करो। उस एक्स्ट्रा टाइम को इधर इररेलेवेंट कंटेंट में ना लगाओ, है ना। तो ये भी हम इससे जज करेंगे कि जेई एडवांस क्या पूछता है। तीसरा, तुम सीखोगे कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ, कोई क्वेश्चन को करने का कुछ शॉर्ट तरीका भी हो सकता है क्या, या कोई ट्रिक्स भी हो सकती है क्या। तो ट्रिक्स भी हमें देखने को मिलेगी। तो PYQs के साथ रिविजन होगा, थ्योरी भी हो जाएगा एंड ट्रिक्स भी, फास्ट क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये भी हमें पता चल जाएगा कि एडवांस एक्चुअली में किस लेवल के सवाल पूछता है ना। एडवांस इज़ वेरी सिलेबस ओरिएंटेड पेपर। जेई मेन से ज़्यादा जेई एडवांस सिलेबस ओरिएंटेड है। जेई मेन फिर भी एक बार आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें पूछ लेता है, बट जेई एडवांस नहीं पूछता है। लास्ट 2007 से अगर मैं बात करूँ 2023 तक, तो मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो 2 ही ऐसे सवाल अभी तक ऐसे आए हैं निकल के जिनमें थोड़ा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज लग रहा है। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई उसको पढ़ा रहा है ना। उसको तुम वहाँ पर सोच सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने पढ़ाया वहाँ से वो आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उन पर अपन टाइम वेस्ट करें, बहुत सारे इररिलेवेंट कंटेंट देखें, तो उससे भी वो सॉल्व तो होने वाला नहीं है ना। तो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करें, 10 PYQs लेऊँगा मैं हर चैप्टर्स के। PYQ को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, तो 2 क्राइटेरिया, एक तो टफर्स वन लेंगे, हम टफ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, एंड दूसरा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस लेंगे जिनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ना। तो बेसिकली पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए, इस तरह का PYQs में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। तो और थोड़ा फास्ट डिस्कस होगा। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख तो सकते ही हो, है ना। चले, तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2008 का। ये एग्जैक्टली वही ईयर है जिसमें मैंने जेई दिया था। ठीक है, तो मेरे पेपर में आया था सवाल। एंड इस सवाल का खास बात है कि इसमें पहली बार जेई ने एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात की थी एंड दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट टाइम। पहली और आखिरी बार एक्सेस ऑफ सिमेट्री पूछा था। ठीक है ना, उससे पहले पूछा था ना, उसके बाद कभी एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात की है। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है, नॉट एज मच, है ना। तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेकिन होना चाहिए, थोड़ा बहुत, बहुत ही बेसिक। ऐसा नहीं है उस पर तुम बहुत सारा रिसर्च करने लग जाओ। ठीक है, तो इस कंपाउंड के बारे में अपन को कुछ बातें बतानी है। तो सबसे पहले तो एक कौन सा प्रोजेक्शन मुझे गिवन है, तो इसको अपन बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश प्रोजेक्शन के बारे में अपन को कुछ बातें पता है। क्या पता है सर, कि जो सॉलिड लाइन है वो इस प्लेन में रहती है और जो वेज है वो अपनी तरफ आ रहा है आउट ऑफ प्लेन, और जो डैश है वो अपन से दूर जा रहा है टू इन द प्लेन, है ना। तो ये बातें अपन को समझ में आती है।
तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले अपन 100 हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं तुम्हें यहीं पर ही सिखा देता हूँ। सबसे सिंपल है वेज डैश को 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना कैसे किया जा सकता है। तो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसे ही बना दो सर, बहुत ही सिंपल, जैसा दिख रहा है वैसा ही बना दो। कैसे बनाएं सर? तो सबसे पहले तो एक टिल्टेड लाइन खींचो, ठीक है सर, टिल्टेड लाइन खींच दी। अब इस CH3 को देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे नीचे दिख रहा है तो मैंने नीचे CH3 बना दिया। ये क्लोरीन मुझे किधर दिख रहा है, तो ये बाहर की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ बना दिया। हाइड्रोजन किधर दिख रहा है, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ बना दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले कार्बन का मैंने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दिया। अब इस कार्बन का देखें तो इस कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। क्लोरीन किधर लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा दिया। हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, तो पीछे की तरफ लगा दिया। तो ये इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, जैसा दिखता है वैसा का वैसा ही बना दो, ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है सर। चले, इतना पार्ट हो गया। 100 हॉर्स से फिशर कैसे बनाते हैं ये भी सिखा दिया जाएगा यहीं पर ही, तो ये भी देख लो। तो ये तुम्हें 100 हॉर्स दिख रहा है, इसमें एक तो तुम्हें सीधा वाई दिख रहा है और एक उल्टा वाई दिख रहा है। तो तरीका है दोनों को सीधा कर लो, है ना। तो ये तो ऑलरेडी सीधा है आला, इसको सीधा कर दें, कैसे करें, रोटेट कर दें। तुम रोटेट कितने भी एंगल से कितने भी बार कर सकते हो। रोटेट करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है, रोटेट करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है, ठीक है। तो तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों कार्बन को एक साथ रोटेट कर सकते हो साइमल्टेनियसली, या किसी एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कर सकते हो, योर विश। सिंपल रोटेशन करना अलाउड है, बॉन्ड ब्रेकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको अगर ऐसे रोटेट कर दूँ, ऐसा मैंने रोटेट कर दिया, लेट से इस तरह से मैंने रोटेट कर दिया। कितने एंगल से कर दिया, 180 से रोटेट कर दिया मैंने। तो जैसे 180 से रोटेट करूँगा तो क्या होगा, सारे ग्रुप्स अपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आ जाएंगे। जैसे ये CH3 इधर था तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर CH3 इधर आ जाएगा। दूसरा पेन ले लेते हैं, CH3 इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन इधर था तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इधर आ जाएगा, एंड क्लोरीन इधर था तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्लोरीन इधर आ जाएगा। तो अब दोनों तुम्हें सीधे वाई बनते हुए दिखेंगे। कैसा दिखेगा ये मॉलिक्यूल अब मुझे, तो देखें भाई, फ्रंट वाले कार्बन पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करी अपन ने, वैसा कैसे दिखेगा। इस वाले कार्बन पर क्लोरीन पीछे चला गया सर, हाइड्रोजन आगे आ गया, एंड CH3 नीचे आ गया, ठीक है। ये 100 हॉर्स में कन्वर्ट पहले था, अपन ने वापस से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी 100 हॉर्स ही है। अब इससे तुम्हें फिशर बनाना है, क्या करना है, सिंपल सी बात है। ये जो दो कार्बन है, जितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, खींच दी। इस वाले कार्बन को नीचे रखें CH3, इस वाले कार्बन को ऊपर रखें, ठीक है। जो लेफ़्ट में दिख रहा है उसको लेफ़्ट में लिखें। जैसे इस कार्बन पर लेफ़्ट में H है, क्लोरीन राइट पर है, तो HCl। इस वाले कार्बन पर क्लोरीन लेफ़्ट पर है एंड हाइड्रोजन राइट पर है, तो वैसा ही लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये 100 हॉर्स से फिशर भी कन्वर्ट हो गया है। इस वीडियो को वापस से देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बता दी शॉर्ट में, ठीक है। इसी तरह से करना है। तो ये कन्वर्जन तुम सीख चुके हो, ठीक है। वैसे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने तुम्हें सिखा दी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड के बारे में अपन को कुछ बात बतानी है। पूछ रहा था कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये अपना कंपाउंड है। या तो इसको देख लो, या तो इसको देख लो, या तो इसको देख लो, किसी को भी देख लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबके लिए ये सारी बातें जो किसी एक के लिए एप्लीकेबल होगी वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो बोल रहा था कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। तो तुम देखो यार, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी। ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से सुने, तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब नो सिमेट्री। बहुत ही ध्यान से सुनना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, यहीं पर ही फंसते हैं बच्चे। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब नो सिमेट्री। क्या ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये है कि कायरल सेंटर होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कायरल सेंटर होना ना होने का कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव से, नो सिमेट्री होता है बस। लेकिन कुछ कायरल सेंटर्स के बारे में सीख लेते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो अभी तुम देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि अपन से पूछ लेता है यार कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, तो हर बार मैं सिमेट्री थोड़ी चेक करने लगूंगा भाई। मैं ये देखूँ ना उस कंपाउंड में अगर एक ही कायरल सेंटर होगा तो मैं डायरेक्टली बोल दूँगा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ यार ये मैंने तुम्हें दे दिया, ये लगा दिया ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, अब तुम इसमें सिमेट्री चेक करोगे क्या कि इसमें प्लेनो सिमेट्री है, सेंट्रल सिमेट्री, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तुम बोलोगे यार इसमें एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखें कि एक कायरल सेंटर हो तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल सेंटर 0 हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या,
तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, तो दोनों चीज़ें हो सकती। मे बी वाले कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, कौन से, बायोफेनाइल, स्पायरो, इवन क्यूमिलीन्स, है ना। अगर इनके अलावा कुछ कंपाउंड है उसमें सिमेट्री, उसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ध्यान से सुनो, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीरो कायरल सेंटर हो और इनमें से कोई कंपाउंड नहीं हो तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब कायरल सेंटर ग्रेटर देन 1 की बात करें तो कायरल सेंटर ग्रेटर देन 1 के केस में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसमें सिमेट्री ना हो, है ना, वो तो फंडा फिक्स ही है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, जब उसमें सिमेट्री हो जाए। तो कायरल सेंटर एक से ज़्यादा और सिमेट्री भी आ जाए तो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन मीजो कंपाउंड्स ही बोलते हैं, है ना। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिमेट्री प्लस कायरल सेंटर ग्रेटर देन 1, एटलीस्ट 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन, सारे रिजल्ट अपन को पता होने चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब और क्या क्या होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जैसे मैं बोलता हूँ कंपाउंड के बारे में, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इट विल रोटेट पीपीएल, पीपीएल को रोटेट करेगा, उसका एनहांसोमर एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एनहांसोमर, और क्या बोल सकते हैं, उसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। ये सारी बातें चमकनी चाहिए, जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव बोलूँ सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि उसका पेयर ऑफ एनहांसोमर में एग्जिस्ट करेगा, सिमेट्री नहीं होगी, पीपीएल को रोटेट करेगा। ठीक है, ये सारी बातें होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब पीओएस और सीओएस दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे सिमेट्री अपन 3 चीज़ों से देखते हैं, पीओएस, सीओएस एंड ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बट जेई के सिलेबस में ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री से आज तक कोई सवाल नहीं हुआ है ना, ना कभी जेई ने पूछा है, ना कोई किसी सवाल में इसका एप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे भी अपन को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपन को क्या चेक करना चाहिए, पीओएस देखो, सीओएस देखो, दोनों में से कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, एक और अपन सिमेट्री क्राइटेरिया देखते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसके होने या ना होने से कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अपन कायरल कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एक्सेस ऑफ सिमेट्री के होने या ना होने से कायरलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन तीनों के होने से फ़र्क पड़ता है, अगर होंगे तो नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं होंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये हो गया इसके बारे में एकदम क्विक रिविजन। ठीक है, अब अपन अपने कंपाउंड पर आते हैं। ठीक, चले अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अपन अपने कंपाउंड पर आते हैं। तो मुझे जो भी कंपाउंड गिवन था मैंने 3 तरह से बना दिया, तीनों में से किसी से भी अपन चेक कर सकते हैं जो भी बातें पूछी गई है। तो अपन से क्या क्या पूछा गया है, तो देखें भाई, अपन से पूछा गया है कि इस कंपाउंड में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। तो जैसे मैंने ये बना दिया, ये सॉहर्स बनाया हुआ, इसी से देख लेते हैं या फिशर से भी देख लेते हैं। अभी फिशर वाले में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको नहीं हटाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने सॉहर्स बना रखा है, इसी वाले को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, तो तुम देखो यार, ये CH3 और CH3 तो तुम अपोजिट दिख रहे हैं सर, हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चलो, ये दोनों तो अपोजिट आ गए, इस पॉइंट से मैं इक्वल डिस्टेंस चला, CH3 मिल गया, इस तरफ भी इक्वल डिस्टेंस चला, CH3 चल गया। लेकिन इस पॉइंट से मैं पीछे की तरफ गया तो हाइड्रोजन मिला, इस पॉइंट से मैं आगे की तरफ गया तो क्लोरीन मिला। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे लाइक ग्रुप्स एनकाउंटर हो, तो नहीं मिल रहे हैं भाई, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर एक कन्फर्मेशन में नहीं आया तो और कन्फर्मेशन में भी नहीं आएगा, तो सब में चेक नहीं करना होता है। ठीक है, तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है सर। चलो, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख लेते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखें सर, मैं ये वाला कन्फर्मेशन देख लेता हूँ। मैं CH3 को सेम साइड पे ले आया, तो ये तो बढ़िया लग रहा है कि सर इधर से ऐसा प्लेन पास हो जाए, तो CH3 एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। लेकिन क्लोरीन आगे, क्लोरीन पीछे इधर, तो ये तो नहीं दिख रहा है ना, मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं ना एक दूसरे के, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है सर। ठीक है, तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। बिल्कुल बात सही है, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। द कंपाउंड पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया, दोनों बातें हटाई दो। द कंपाउंड पोजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है इसमें, ये अपन देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में भी तुम देख लो। फिशर में तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वहाँ पर भी देख लिया था अपन ने, तो फिशर में भी नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फिशर में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे चेक करने लगते हैं। तो भाई तुम्हें लग रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री है फिशर में, तो डेफिनेटली नहीं है फिर।
ठीक है, क्यों? क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन का ये मतलब होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वेज पर है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है वो डैश पर है। तो ये दोनों ही क्लोरीन वेज पर हैं, दोनों ही ऊपर की तरफ हैं। तो तुम्हें सेंट्रोसिमेट्री कैसे मिलेगा? एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता, तब मिलता ना। तो ये तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। तो फिशर में कभी भी COS नहीं चेक करना है, नेवर चेक COS इन फिशर प्रोजेक्शन, ये बात बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा है फिशर में COS तो डेफिनेटली नहीं है उसमें फिर COS, ठीक है। फिशर में सिर्फ POS देख सकते हो, COS नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये बातें सब क्लियर हो गई। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। द कंपाउंड पोजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्या एक्सेस ऑफ सिमेट्री है क्या इस कंपाउंड में? तो अपना ये ओरिजिनल मैं सॉहर्स बना देता हूँ, वापस से क्लियर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये अपन ने सॉहर्स बनाया था, इसको देख लेते हैं। CH3 HCl CH3। अब तुम देखो यार, इस पॉइंट से मैं एक एक्सेस डालूँ इस प्लेन के अंदर, ऐसा घुसा दो इसके अंदर एक लाइन, और ऐसा इस एक्सिस के अक्रॉस ऐसे इसको पूरे को मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं, तो तुम देखोगे यार ये वाला CH3 ऐसा घूमता हुआ इस CH3 की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्लोरीन ऐसा घूमता हुआ इस क्लोरीन की जगह आ जाएगा। ऐसा इमेजिन करो, एक तुमने यहाँ पर एक पेन डाल दिया, उस पेन के अक्रॉस तुम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, तुम देखोगे ये वाला पूरा पोर्शन सीधा हो जाएगा। अभी उल्टा बाय है, सीधा हो जाएगा, ये क्लोरीन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला CH3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बिल्कुल। और सिमिलरली ये वाला पूरा इधर से शिफ्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वापस से वैसा बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो किसने से रोटेट करा तुमने, 180 डिग्री से रोटेट करा, सेम मॉलिक्यूल मिल गया, तो इसी को एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तुम कितने एंगल से रोटेट करते हो, डिवाइड उसको 360 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आती है वो उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। जैसे इसमें क्या वैल्यू आ रही है 2, तो इसमें कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री? C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो बिल्कुल इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री, बट एक्सेस ऑफ सिमेट्री का कायरलिटीज या ऑप्टिकल एक्टिविटी से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो उससे कुछ कमेंट नहीं करेंगे, बस ये बोल देंगे कंपाउंड पॉजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A एंड D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दी है, तो बहुत ध्यान से वापस से सुन लेना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आंसर इज़ A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन कंपाउंड। जो भी क्वेश्चन है पहले तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है, वीडियो पॉज करके, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है। तो तुम्हें गिवन कंपाउंड है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जैसे ये अपना कंपाउंड है, अच्छा एक JEE के सिलेबस के बारे में खास बात बताता हूँ। उसने तुमसे पूछा है भाई, वो कभी भी डिस्कस करेगा नंबर ऑफ आइसोमर्स लेके, तो अप टू 2 कायरल सेंटर ही लिखा हुआ है उसने सिलेबस में। तो भाई 2 कायरल सेंटर तक के लिए तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो यार कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, है ना। फॉर्मूला तुम्हें लगाना ही आता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, है ना। तो फॉर्मूला याद रखें, बहुत कम एप्लीकेशन होता है फार्मूले का, है ना। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने में JEE के सवालों में बहुत कम बार फार्मूला यूज़ हुआ है, इनफैक्ट हुआ ही नहीं अभी तक, है ना। तुम्हें कुछ अलग तरह से सोचना पड़ता है, ठीक है। फार्मूला कहाँ यूज़ आएगा? जब सिंपल सा दे देगा कि यार इसके ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, इस केस में फार्मूला यूज़ आ जाएगा सर, है ना। इस केस में फार्मूला यूज़ आ जाएगा, आंसर भी 3 आ जाएगा। तुम्हें पता है कौन सा फार्मूला लगाते हैं सर? 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-2 -1। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो पूछते हैं क्या कि इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ, तो आंसर कर देते हैं 0। सर ये तो सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं होगा। अरे भाई वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो पूछता है ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो पूछ रहा है इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ, बना सकते हो ना तुम इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो दूसरे नहीं बना सकते क्या? इसको H और H को इंटरचेंज कर दो, ऐसे तो बन सकता है ना। अब तुम देखोगे यार इसमें तो सिमेट्री नहीं है, तो इसका मिरर इमेज भी बना दो। तो कितने बने? एक ये बना, 2 ये बने, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 मीज़ो है। तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी अपन को पता है कि मीज़ो कितने होते हैं, ये 2 की पावर n/2 - 1 ये मीज़ो ही होते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। n इज़ नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो तुम देखोगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 मीज़ो है। तो यहाँ पर गलती मत करना, ये बहुत ही गलती करते हैं कि पूछते हैं ऑप्टिकल आइसोमर कितने, तो डायरेक्ट 0 बोल देते हैं। वो ये नहीं पूछ रहा ऑप्टिकल एक्टिव है, वो पूछ रहा बना सकते हो तो ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हैं सर, ठीक है। तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, इस केस में एप्लीकेशन है, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड देखे तो एप्लीकेशन कर देना फॉर्मूले का, ठीक है। या अनसिमेट्रिकल कंपाउंड देखे डायरेक्टली, जैसे ग्लूकोज का पूछ ले जाए कि कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे,
ग्लूकोज के बनाओ सर, बताओ भाई कितने बनते हैं ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज है अपना डी ग्लूकोज, कितने बनेंगे। तो तुम्हें दिख रहा है इसमें कितने कायरल सेंटर है, 4 है। कोई सिमेट्री आ सकती है कि नहीं आ सकती, ऊपर CHO है नीचे CH2H है, कोई सिमेट्री आ ही नहीं सकती है। तो 4 कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल, कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, 2n। डायरेक्टली 16 आंसर करो। तो यहाँ पर फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो तुम समझ में आ गया फॉर्मूले किधर लगाने। इस तरह के सवालों में फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा एनालिटिकली। चले अब इस सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसके कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ स्टीरियोआइसोमरिज्म हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है, वो तो तुम ऑब्जर्व कर चुके होंगे अब तक। तुम्हें 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं और एक एल्कीन दिख रहा है जहाँ पर स्टीरियोआइसोमरिज्म हो सकता है। एल्कीन के क्रॉस EZ या सिस ट्रांस हो सकता है एंड कायरल सेंटर के क्रॉस RS हो सकता है। वैसे RS निकालना JEE के सिलेबस में नहीं है और ना ही EZ निकालना है, ठीक है। तो उस पर भी टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। JEE मेन पूछ लेता है, लेकिन JEE मेन के लिए ज़रूर पढ़ लेना भाई, वो पूछ लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 यूनिट्स हैं, स्टीरियो यूनिट्स, जहाँ पर स्टीरियोआइसोमरिज्म पॉसिबल हो सकता है। तो अपन यहाँ पर केस बना लेते हैं। सर कायरल सेंटर है मेरे पास 2, तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं उनके। R, दोनों के R हो सकते हैं। दोनों के R होंगे, एल्कीन अपना जो GI तो शो करेगा ही सही, वो सिस ट्रांस या EZ कुछ भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। मैं EZ बोल देता हूँ, सिस ट्रांस भी यूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो EZ दोनों हो सकते हैं। तो इस केस में कितने तुम्हें कंपाउंड्स मिल रहे हैं, 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं। एक तो RER, एक RZR, ठीक है। दोनों RR हो सकते हैं। सर दोनों SS भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उस केस में भी कितने मिलेंगे, SES एंड SZS, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। सर एक R एक S भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में कितने मिलेंगे, RES एंड RZS, ये 2 और मिल गए। फिर बोलोगे सर या आपने याला R और याला S माना, आप उल्टा भी तो मानो, इसको S और इसको R मानो। तो मैं तुम्हें बोल दूंगा कि यार ये सिमेट्रिकल है, एक ही बात है, ठीक है। तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे मैं तुम्हें उसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। सिमेट्रिकल के केस में या इसको R बोलो, इसको S बोलो, या उसको R बोलो, इसको S बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम 2 अलग अलग केस नहीं ले रहे। तो 6 केसेस बने, तो इसके स्टीरियोआइसोमर्स कितने, 6। तो आंसर ए तो सही है एकदम, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डायस्ट्रीमर पॉसिबल फॉर X इज 3। X के डायस्ट्रीमर कितने, 3। तो सबसे पहले तो इसमें तुम मुझे पेयर ऑफ एनांशियोमर बताओ, कौन कौन से पेयर ऑफ एनांशियोमर्स है। तो ई एल्किन का मिरर इमेज ई एल्किन ही होता है ना, ऐसा मत कर देना ई का मिरर इमेज जेड होता है। सिस एल्किन को कांच के आगे रखोगे तो सीसी दिखेगा, ट्रांस नहीं दिखने लगेगा, है ना। और तो यहाँ से तुम्हें एनांशियोमर्स पेयर आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से एनांशियोमर पेयर है। तो तुम देखोगे RER और SES एनांशियोमर पेयर है। एक एनांशियोमर पेयर तो ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। R का मिरर इमेज एस होता है, R का मिरर इमेज एस होता है, E का मिरर इमेज E ही होता है। तो ये दोनों एनांशियोमर पेयर है। सिमिलरली ये दोनों भी एनांशियोमर पेयर है, RZR और SZS। तो 2 एनांशियोमर पेयर्स हैं। ये दोनों क्या हैं सर, तो ये तो डायस्ट्रोमर्स हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स कितने, 2। पेयर ऑफ एनांशियोमर्स कितने बनाए सर अपन ने, 2 बनाए। पेयर ऑफ एनांशियोमर्स 2 हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर्स कितने होंगे, टोटल स्टीरियोआइसोमर 6 हैं। तो कितने पेयर्स बना सकते हो, 6C2। उसमें से पेयर ऑफ एनांशियोमर्स कितने, 2। तो पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर्स कितने होंगे, 6C2 - 2 विच इज व्हाट, 6 × 5/2 - 2 कितना हो गया, 15 - 2 13 हो गया पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर्स। तो 3 थोड़ी है, 13 है आंसर, ये तो गलत है, ठीक है सर। इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री और डबल बॉन्ड इन X इज ट्रांस, द नंबर ऑफ एनांशियोमर पॉसिबल फॉर X इज 4। तो ये बोल रहा है कि डबल बॉन्ड का अक्रॉस स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स कर दी मैंने, ट्रांस है सर। तो Z वाले हटा दो सारे, है ना। तो ये Z वाले सब हटा दो, बिल्कुल हटा दो। तो ये पूछ रहा है भाई अगर ट्रांस है तो द नंबर ऑफ एनांशियोमर पॉसिबल फॉर X इज 4। तो 4 कहाँ है, फिर तो 2 ही बचे, यही तो बचा, सिर्फ एक ही तो पेयर ऑफ एनांशियोमर बचा, मतलब 2 एनांशियोमर बचे, है ना। तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन X इज 6, द नंबर ऑफ एनांशियोमर पॉसिबल फॉर X इज 2। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी ना। अपन ने जो काटे उनको देख लो, उसमें से कितने पेयर ऑफ एनांशियोमर दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाला अपन ने जो काटे उनको देख लो भाई, कितने पेयर ऑफ एनांशियोमर दिख रहे हैं तुम्हें उसमें से। अब सिस कर दो, है ना। अपन ने पहले ट्रांस वाले काटे, अब सिस वाले, ट्रांस वाले काट दो, पहले सिस वाले काटे थे, अब ट्रांस वाले काट दो। इनको हटा दो सबको, ट्रांस वालों को, ई वालों को सबको हटा दो। अब ये बचे RZR और SZS, ये दोनों पेयर ऑफ एनांशियोमर है,
हाँ सर, तो 2 ही एनांटियोमर दिख रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया और बी ऑप्शन सही हो गया, बाकी ये सब गलत हो गए। तो आंसर ए एंड डी है। ठीक है, तो बात समझ में आई। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, केसेस बना के क्वेश्चंस को करने पड़ते हैं जेई में। तो आंसर ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है फॉर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और उसमें अपन को एक्स एंड वाई क्या है ये बताना है। तो देखो तुम्हें IUPAC इतना आना चाहिए कि 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं होगा आगे। तो जैसे दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन मैंने बना दिया, उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है। अब तुम्हें बताना है कि एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिख लूँ। तो कैसा दिख रहा है ये फ्रंट वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? CH2 और X जुड़ा हुआ है, एंड बैक वाला कार्बन जो सर्कल से डिनोटेड है, बड़े वाले सर्कल से, उस पर क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो उस पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और Y ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? बस इन दोनों को कंपेयर करना है कि यार किस किस ऑप्शंस को मिलाओ और देखो कि भाई एक्स और वाई की किस वैल्यू से ये वाला जो स्ट्रक्चर है अपना इस वाले स्ट्रक्चर के सेम हो जाए। तो जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि दोनों को HH ले लो, दोनों को HH ले लिया तो क्या बनेगा? CH3 नहीं, ये तो अपना कंपाउंड ही नहीं बना, कार्बन ही चेंज हो गया है ना। अपने पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये तो हटा ही दें। फिर ए ऑप्शन तो गया। बी ऑप्शन बोल रहा है कि H और इथाइल ले लें, X को H ले लें, Y को इथाइल ले लें। तो X को H रख लेते हैं CH2H, Y को इथाइल रख देते हैं CH3 क्या इससे अपना एक कंपाउंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन रहा है क्या? तो तुम देखोगे आंसर बन रहा है 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बिल्कुल बन रहा है। तो बी आंसर तो सही है। ठीक है सर, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि एक्स को इथाइल रख दो और वाई को हाइड्रोजन रख दो। तो एक्स को इथाइल रख देते हैं, वाई को हाइड्रोजन रख देते हैं। तो CH2 CH3 वाई को हाइड्रोजन। तो यहाँ से तो तुम देखोगे यार 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ गई। ये तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही नहीं रहा है तो, है ना। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो अपना पेंटेन बन गया 2 मिथाइल पेंटेन, तो गलत हो गया। तो डी ऑप्शन को देखो, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? दोनों को CH3 रख दो, एक्स और वाई को। तो दोनों को CH3 रख के देख लेते हैं, दोनों को CH3 रख देते हैं सर। एक्स को CH3 CH2 CH3, वाई को भी CH3 तो वापस से तुम देखोगे कि यार ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वो फिर से हो गया तो, है ना। सॉरी, चेन इस वाले को ले आया मैंने, है ना। तुम उसको भी ले सकते हो, सही से मार्क कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अपन ने एक्स और वाई दोनों को रख दिया, ये मेरा चेन ले लिया मैंने। ठीक है, तो तुम देखोगे 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो डी वाले से भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी आंसर हो जाएगा। कंपेयर करके करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलें, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान से करें इस सवाल को। तो अपन को 5 स्ट्रक्चर जो है और उनके बारे में अपन को कमेंट्स करना है कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के। एनांटियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं। नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर क्या मतलब होता है? नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर मतलब डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, चलें तो इस सवाल को करें। तो ये बोल रहा है M एंड N आर डाइस्टीरियोमर्स। तो M एंड N आर डाइस्टीरियोमर्स। देखो भाई कैसे करते हैं सवाल को, ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब ये इतना टफ दिख रहा है पर बहुत ही सिंपल। तो M एंड N आर डाइस्टीरियोमर। तो इसमें यार दोनों में 2 कायरल सेंटर है। सबसे पहली बात तो तुम देखोगे यार जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है वो कार्बन इधर पीछे इधर आगे। तो डायरेक्टली ऐसा ना करें कि इसको कंपेयर करने लग जाए, सेम कार्बन को कंपेयर करना है ना। तो 2 ऑप्शन है, या तो इसको घुमा दो और इसके जैसा ही बना दो, है ना। तुम इसको फिशर भी बना सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जैसा अभी मैंने तुम्हें फिशर वाला बताया था तो मैं फिशर से बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें मेरा तरीका भी बता दूंगा। तो फिशर बना लें, दोनों के फिशर बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जैसा अपन को दिख रहा है दोनों सीधे वाई हैं क्या? दोनों सीधे वाई हैं। तो जैसा दिख रहा है वैसा कैसे बनाओ? तो
इस वाले CH3 को नीचे रखें सर। CH3 को लेफ़्ट पर OH दिख रहा है, राइट पर H दिख रहा है। इधर क्लोरीन है, इसको ऊपर रखें, ठीक है। लेफ़्ट पर OH दिख रहा है, राइट पर H दिख रहा है, तो ये वाला दिस इज़ M। फिर N बनाए, क्लोरीन रखें नीचे, CH3 रखें ऊपर, है ना। लेफ़्ट पर HOH, लेफ़्ट पर OH H, ये है। अब कंपेयर करना है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा तुम्हें यार, है ना, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। CH3 नीचे लाना पड़ेगा तुम्हें। तो जैसे इसको रोटेट करो, फिशर को तुम 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर सकते हो, है ना। प्लेन ऑफ पेपर में मतलब ऐसा घुमा सकते हो, इसको उठाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से पलटी मार दिया कि सर इस एक्सिस के अक्रॉस मैंने इसको ऐसा पलटी मार दिया, पलटी नहीं मारना है, ठीक है। 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में घुमा सकते हो, बिल्कुल ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी मर्जी। जैसे घुमाओगे सब चीज़ें डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चली जाएगी। जैसे क्लोरीन कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये CH3 ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, ये वाला OH कहाँ चला जाएगा इधर, ये वाला OH किधर आ जाएगा इधर, तो ये OH सिमिलरली HH भी इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया इसमें। अब तुम इन दोनों को कंपेयर कर लो यार, क्या दोनों तुम्हें एक दूसरे के डायस्ट्रोमर दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, मिरर इमेज तो है नहीं है ना। इधर दोनों OH सेम साइड थे, इधर दोनों OH अपोजिट साइड है, तो मिरर इमेज तो है नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है, स्टीरियोआइसोमर है, तो क्या है, डायस्ट्रोमर्स है। बिल्कुल सही बात है सर, डायस्ट्रोमर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अपन ये भी बोलते हैं कि इसमें 2 कायरल सेंटर थे, दोनों के अक्रॉस मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करा, सिर्फ एक के अक्रॉस चेंज करा, एक के अक्रॉस चेंज करा, तो क्या मिलेगा मुझे, डायस्ट्रोमर्स। तो M एंड आर डायस्ट्रोमर्स, बिल्कुल सही बात है। M एंड O आर आइडेंटिकल, M एंड O आइडेंटिकल है क्या? तो फिर से देखो यार, वापस से आओ सवाल पर, M एंड O आइडेंटिकल है क्या? चलें देखें। तो अब की बार तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि अब की बार सब सेम है, याला कार्बन और याला कार्बन सेम जगह पर दिख रहा है ना। तो तुम देखोगे यार M पर ये वाला कार्बन के अक्रॉस कुछ चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली सेम है, जैसा M में है वैसा ही O में है। CH3 के लेफ्ट में OH है, इस कार्बन के लेफ्ट में OH है और राइट में H है, बिल्कुल इधर भी ऐसा ही है। इस वाले कार्बन को देखें तो इधर क्लोरीन नीचे, तो अपन इसके जैसा बना देते हैं इस वाले को भी, तो थोड़ा रोटेट कर देते हैं 180 से तुम्हें रोटेट करना आता है। जैसे 180 से रोटेट करोगे, याला क्लोरीन कहाँ चला जाएगा नीचे, याला OH किधर चला जाएगा इधर, और याला H किधर चला जाएगा इधर। तो तुम देखो यार बिल्कुल M जैसा ही दिख रहा है क्या, वो एग्जैक्टली सेम। याला तो ऑलरेडी सेम था ही सही, पीछे वाले को मैंने रोटेट करा, रोटेट करना अलाउड है, रोटेट करने से कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल ही रहता है, रोटेट करने पर कुछ चेंज नहीं होगा, बॉन्ड तोड़ना अलाउड नहीं है। तो M एंड O तो आइडेंटिकल आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, दिख गया है ना, सही है। अब M एंड P आर एनांशियोमर्स, M एंड P एनांशियोमर्स है, तो फिर से देख लेते हैं कैसे करना है। तो M तो बना हुआ है, P तुम्हें न्यूमैन में दिया हुआ है, M तुम्हें सॉहर्स में दिया हुआ है, तो P को भी अपन सॉहर्स में कर लें। तो P को सॉहर्स में कर ले, कैसे करते हैं, न्यूमैन से सॉहर्स, जैसा दिख रहा है वैसा कैसे बना दो। ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन कैसा दिख रहा है सर, CH3 OH H। बैक कार्बन कैसा दिख रहा है सर, क्लोरीन नीचे, H इधर, OH इधर, तो ये सॉहर्स बना दिया, जैसा दिख रहा है वैसा कैसा ही बना दिया, कुछ भी नहीं करा। अब तुम देखो यार M का जो बैक कार्बन है और P का जो बैक कार्बन है, तो क्लोरीन नीचे है, बट H और OH को मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब बैक कार्बन पर मैंने एक पेयर इंटरचेंज कर दिया, मतलब बैक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज कर दिया M से P जाने में। तो इस कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है बैक वाले कार्बन का। फ्रंट वाले कार्बन के क्या हाल है उसको देख लेते हैं। तो CH3 नीचे दिख रहा है, तो नीचे ले आओ भाई, तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। तो फ्रंट कार्बन पे भी तुम देखोगे कि यार HOH इधर M में OH लेफ़्ट पर था, P में OH राइट पर है और H लेफ़्ट पर है। तो फ्रंट कार्बन के अक्रॉस भी मैंने इंटरचेंज कर दिया एक पेयर, मतलब उसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो 2 कायरल सेंटर थे M में, M से P गया, दोनों के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो क्या मिलेंगे, M एंड P आर एनांशियोमर्स। 2 कायरल सेंटर थे, दोनों के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, एनांशियोमर ही तो मिलेगा उसका। तो ये बात भी सही है। M एंड Q आर आइडेंटिकल, M और Q आइडेंटिकल है क्या, तो वापस से सेम प्रोसेस अप्लाई करो भाई, है ना, जैसा करा। अभी Q भी तुम्हें न्यूमैन में गिवन है, तो उसको भी 100 हॉर्स में कन्वर्ट करो भाई, 100 हॉर्स में कन्वर्ट, जैसा दिख रहा है वैसा कैसे ही बना दो। कैसा दिख रहा है सर दिख रहा है कि फ्रंट वाला कार्बन ऐसा दिख रहा है, CH3 लगा हुआ है, OH लेफ्ट में लगा हुआ है, H राइट में लगा हुआ है। बैक वाले कार्बन पर OH लेफ्ट में लगा हुआ है, H राइट पर लगा हुआ है, क्लोरीन नीचे लगा हुआ है, ठीक है सर, ऐसा दिख रहा है। अब इसको कंपेयर करें तो ये देखेंगे अपन कि M वाला जो बैक कार्बन है M का,
और जो अपना क्यू का बैक कार्बन हो तो एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है। फ्रंट कार्बन को चेक कर लेते हैं, तो फ्रंट कार्बन जैसा बना देते हैं उसको, उसमें CH3 नीचे M में, तो क्यू में भी ले आते हैं। CH3 को जैसे ही नीचे लाऊंगा तो H किधर चला जाएगा सर, इधर। OH किधर चला जाएगा, इधर। समझ में आ गया सर, चला गया। तो अब फ्रंट कार्बन को चेक करो, CH3 नीचे है सर, नीचे, बट OH तो M में तो लेफ्ट पर है और Q में राइट पर है। तो मैंने फ्रंट कार्बन के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, H और OH को इंटरचेंज कर दिया, बैक कार्बन को वैसे ही रखा। तो दो कायरल सेंटर थे, एक के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा, एक के अक्रॉस नहीं चेंज करा, तो क्या मिलेगा मुझे, डायस्ट्रीमर्स मिलेंगे, आइडेंटिकल तो नहीं मिलेंगे, है ना। दे आर डायस्ट्रीमर्स, ठीक है। 9 एंशोमर्स एंड आइडेंटिकल है, दे आर डायस्ट्रीमर्स। तो ये बात गलत हो गई, है ना। तो कौन कौन सी बात सही हुई थी, ABC, तीनों बातें सही है, आंसर ABC हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, जैसे मैंने करा इसको बहुत 2-3 बार देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, और कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। पॉज करें एंड करें इस क्वेश्चन को। तो पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये कंपाउंड गिवन है तुम्हें, है ना। इसके तुम्हें स्टेबल आइसोमर बताने हैं विथ क्या कंपाउंड, में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है ठीक से। तो ये कंपाउंड गिवन है Cl Br CH3 Br Cl CH3। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या फिशर गलत है, क्या फिशर गलत नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है बस, है ना। तो इसको तुम्हें स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पर हो और जो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो वो टॉप पर हो, जितना टॉप पर हो सकता है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर तुम्हें इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो यू कैन डू इट बाय इंटरचेंजिंग 2 पेयर, है ना, 2 पेयर इंटरचेंज करके कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही होता है ना, जो गिवन है उससे भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हर बार इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस फिशर, बट दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड, बस इतना ही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, तुम इसको स्टैंडर्ड में चेंज करोगे, कैसे करोगे, 2 पेयर इंटरचेंज करके करोगे। जैसे मैं इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँ, तो एक तो मैं CH3 और Cl को इंटरचेंज कर दूँ, मुझे CH3 को टॉप पे लाना था तो कर दिया मैंने सर, ठीक है। नीचे वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको चेंज नहीं करना है, वैसे कैसा ही। अब मैंने एक पेयर इंटरचेंज करा, एक पेयर इंटरचेंज करना अलाउड नहीं है, तो मैं दूसरा पेयर इंटरचेंज करूँगा तो मुझे इसका वापस से सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है ना। तो ये CH3, दिस इज ब्रोमीन इधर, क्लोरीन इधर, फिर ब्रोमीन इधर, क्लोरीन इधर, CH3। तो ये दोनों सेम ही है भाई, दिस 2 आर सेम, ये 1 और 3 एग्जैक्टली सेम है। बट तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बस कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, बस कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, इवन पेयर इंटरचेंज, ऑड पेयर इंटरचेंज, वो एक ही कायरल सेंटर के अक्रॉस की बात हो रही है। ऐसा ना करना कि इधर Br और CH3 को इंटरचेंज कर दिया और इधर Br Cl को इंटरचेंज कर दिया, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही कायरल सेंटर के अक्रॉस 2 इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, एक इंटरचेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो हटा दें, ठीक है। चलें सर आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल के तुम्हें क्या बताना है, स्टेबल कन्फॉर्मर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले ये फिशर दिया क्यों उसने, तो ये फिशर दे के उसने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं बना सकते हो, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया, रिलेटिव अरेंजमेंट अराउंड दिस कायरल सेंटर इज फिक्स नाउ, ठीक है। जैसे तुम इसका न्यूमैन बना के देखो, कैसे बनाओगे सर न्यूमैन, फिशर से न्यूमैन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले फिशर से सॉहर्स पे जाना पड़ता है। फिशर से सॉहर्स पे कैसे जाते हैं, तो तुम्हें सॉहर से फिशर बनाना आता है, उसको उल्टा कर दो। कैसे बनाया था तुमने सॉहर से फिशर, ये वाला CH3 नीचे रखा था, ये ब्रोमीन लेफ्ट पर है तो लेफ्ट पर रख दिया था, क्लोरीन राइट पर है तो राइट पर रख दिया था, ये वाला क्लोरीन नीचे रखेंगे वापस से, दोनों सीधे वाई बनाते हैं अपन, जो ब्रोमीन लेफ्ट पर है लेफ्ट पर रख दिया था और CH3 राइट पर है राइट पर रख दिया था। तो फिशर से सॉहर्स बन गया, सॉहर से न्यूमैन कैसे बनेगा, तो इन दोनों को बस इस दोनों पॉइंट्स को एकदम मिला दो, है ना। तो ऐसा दिखेगा, तुम्हें बना देते हैं इधर। फ्रंट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन क्लोरीन CH3, बैक कार्बन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन CH3 क्लोरीन। तो ये तुमने इसका न्यूमैन बना दिया, ठीक है। न्यूमैन बनाने में मुझे डाइपोल मोमेंट देखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने न्यूमैन बनाया, ठीक है। तुम देख रहे हो कि मैं यही न्यूमैन बना सकता हूँ, बस ये
अब मैं इसको रोटेट करना अलाउड है, रोटेट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं कि ब्रोमीन और क्लोरीन का पोजीशन ब्रोमीन एंड CH3 का पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, है ना, ये नहीं कर सकता हूँ, उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो उसने फिशर दिया मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया सर, ठीक है। तो यू कैन नॉट चेंज कॉन्फ़िगरेशन, बस तुम घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रोटेट करने से क्या चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है। तो अब तुम्हें इसके ऐसे कन्फॉर्मर्स बताने हैं, स्टेबल कन्फॉर्मर जिनमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हो। सबसे पहले तो स्टेबल का क्या मतलब है, स्टेबल मतलब सर समझ में आना चाहिए कि स्टैगर्ड की बात हो रही है, स्टैगर्ड या एंटी वाले बनाने हैं सर, इक्लिप्स वाले नहीं बनाने हैं। और दूसरी बात क्या बनानी है सर, क्या करना है सर, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट भी होने चाहिए। तो कितने बना सकते हो सर, तो तुम देख लो यार, फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखो, है ना, और बैक वाले को घुमा घुमा के एंटी कितने बना सकते हो तुम। जैसे ये Br अभी इक्लिप्स में है, ठीक है, तो फ्रंट वाले को फिक्स रखा मैंने और बैक वाले को घुमाया, कितने से घुमाना पड़ेगा, 60 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। ये बीच का एंगल कितना होता है, 120, तो मैं एंटी बनाना है तो कितने से घुमाना पड़ेगा, 60 से। तो जैसे इसको 60 से घुमाओगे, ब्रोमीन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है सर। ये वाला CH3 किधर आ जाएगा, बीच में, इधर आ जाएगा सर। और ये वाला क्लोरीन किधर आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा, 60 से घुमा दिया तुमने। तो ये बन गया एक एंटी फॉर्म। क्या इसका नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट है, बिल्कुल है। क्लोरीन तो अपोजिट दिख रहे हैं, बट ब्रोमीन और CH3 तो अपोजिट है नहीं, तो ये नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट है सर, बिल्कुल हो गया। अब और दूसरा बना सकते हो, एक बार रोटेट कर दिया, फिर से रोटेट कर दो, है ना, फिर से रोटेट कर दो सर, 120 से वापस रोटेट कर दो। तुमने पहला 60 से रोटेट करा था इक्लिप्स से इस एंटी जाने पर, अब एक एंटी से दूसरे एंटी पर जाना है, 120 से फिर रोटेट कर दो, 120 से रोटेट करा तो क्या होगा, जैसे 120 से रोटेट करोगे वाला ब्रोमीन किधर आ जाएगा, इस CH3 की जगह आ जाएगा, ठीक है। करें 120 से रोटेट, तो 120 से तुम जैसे रोटेट करोगे तुम्हें बनते हुए दिखेगा फ्रंट वाला कार्बन वैसा का वैसा ही, उसको नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। ब्रोमीन क्लोरीन CH3, ये वाला ब्रोमीन इधर आया, दिस ब्रोमीन कम्स टू दिस CH3, ये वाला CH3 किधर आ जाएगा, क्लोरीन की जगह आ जाएगा, एंड क्लोरीन किधर आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह आ जाएगा सर। आगे क्या वापस से तुमने एंटी फॉर्म बना दिया। क्या इसका भी नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट है, बिल्कुल है सर। ब्रोमीन तो अपोजिट दिख रहे हैं, बट बाकी तो कोई ग्रुप अपोजिट है नहीं, तो ये भी अपना म्यू नॉन जीरो है, तो ये भी अपना एक आंसर है, ये भी अपना एक आंसर था। इसको फिर से घुमा दो 120 से, फिर से एक और एंटी मिल जाएगा, 3 ही एंटी बना सकते हो तुम्हें ना, 120 हो गया तुम्हारा पूरा ख़त्म, उसके बाद नहीं बना सकते हो, है ना। तो रिपीट होना चालू हो जाएंगे फिर उसके बाद बनाओगे तो फिर अब क्या होगा, तो अब की बार CH3 के अपोजिट आ जाएगा, फ्रंट कार्बन वैसा का सही है, ब्रोमीन क्लोरीन CH3, अब तुमने ये वाला CH3 किधर आ जाएगा, क्लोरीन की जगह आ जाएगा, तो CH3 इधर आ गया, क्लोरीन किधर आ जाएगा, तो इस ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर आ गया, और ब्रोमीन किधर आ जाएगा, तो ये CH3 की जगह आ जाएगा, ये ब्रोमीन आ गया। तो आपस से तुम देखोगे यार इसका भी नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है सर, म्यू नॉन जीरो, तो ये भी अपना एक आंसर है, तो 3 आंसर हो गए। अब इसके बाद वापस से तुम एंटी बनाना चालू करोगे तो फिर तो सेम वाले फर्स्ट वाले पे ही पहुँच जाओगे, ठीक है। तो हो गया नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट के कितने बन रहे थे, जितने भी एंटी थे सब में नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट ही था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को करना था, आंसर इज 3, ठीक है सर। चले 2 मिनट का, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक तुम इस सवाल को डिस्कस करो, सॉल्व करो। इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कैरल प्रोडक्ट, तो जेई का फेवरेट सवाल है भाई ये, है ना, जेई बहुत ही पूछता है इस तरह के सवाल, है ना। तो फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कैरल प्रोडक्ट, एक ही ब्रोमीन जोड़ना है तुमने, एक मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक जोड़ना है, एक तो पहले से जुड़ा हुआ है, तुम्हें एक और जोड़ना है बस, ठीक है। तो तुमसे पूछा कि कितने कैरल प्रोडक्ट बनेंगे, तो भाई कैसे करते हैं इस रिएक्शन को, लिख लेते हैं सर, ध्यान से देखना है सवाल, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस सवाल को ऑलरेडी। कायरल प्रोडक्ट पूछ रहा है, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कोई सिमेट्री नहीं हो, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कितने कायरल प्रोडक्ट बनेंगे सर इसका, अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊँ। ब्रोमिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो Br2 तुम देख लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, Br2 हीट के साथ हो सकता है, या Br2 Hµ हो सकता है ना, ये दोनों तरह से हो सकता है एल्केन में ब्रोमिनेशन। तो किधर किधर ब्रोमीन लगा सकते हो तुम, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ब्रोमीन इधर लगाते हैं, ध्यान से देखना क्या होगा। अच्छा ये बात तुम याद रखो कि अपन जिस कायरल सेंटर पर
रिएक्शन नहीं करा रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता। जैसे अभी मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा रहा हूँ इस वाले कार्बन पर, तो इस वाले कार्बन पर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, इसको नहीं चेंज कर देना। तो क्या दिखेगा तुम्हें, CH2 जब अपन ब्रोमिनेशन कराते हैं रेडिकल बनता है, और रेडिकल होता है प्लेनर, तो ब्रोमीन ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है। लेकिन जब ये जो कंपाउंड है ये कायरल ही नहीं है, ये कायरल सेंटर है, इस पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो ऊपर से वेज पर ब्रोमीन लगाओ या डैश पर ब्रोमीन लगाओ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना प्रोडक्ट मिलेगा सर, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा सर, ये लग गया अपना ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ से कितना प्रोडक्ट मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला। वेज डैश पर लगाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो कायरल सेंटर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बना। अब अपन इस वाले कार्बन पर चलते हैं, उस वाले, अब इसको नहीं छेड़ेंगे, एक बार में एक पे ही लगता है ना, तो अपन को मोनोब्रोमिनेशन ही कराना है। तो वापस से नीचे वाले कार्बन को एज इट इज़ रख दिया जाए, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है सर, नहीं करेंगे। अब तुमने इस कार्बन पर देखो, तो यहाँ पर तुमने रेडिकल बनाया, रेडिकल बना दिया सर, थोड़ा सा जगह लेते हैं अपन, ये रेडिकल अपन ने बना दिया, एंड इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3 CH2 CH, अब यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अब ये रेडिकल है, अब तुम इस पर ब्रोमीन जोड़ोगे, जैसे तुम ब्रोमीन जोड़ोगे क्या ये कार्बन कायरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 4 डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे इसके। तो मतलब इस पर ब्रोमीन वेज पर लगे डैश पर लगे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो अपन इसको देखें, अब मैं ब्रोमीन इस पर 2 तरह से लगा सकता हूँ। तो या तो मैं ब्रोमीन को राइट पर रख दूँ और हाइड्रोजन को लेफ़्ट पर रख दूँ, CH3 ये वाला ऊपर वाला CH3 तो ऐसा कैसा ही, बीच में CH2, नीचे वाले कार्बन पर कुछ चीज़ रिएक्शन नहीं हो रही, वो एज इट इज़ रहेगा। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं ब्रोमीन को लेफ़्ट पर रख दूँ, हाइड्रोजन को राइट पर रख दूँ, CH3 ब्रोमीन हाइड्रोजन CH2 HBr CH3, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे सर। ठीक है सर, इस वाले में तुम देख रहे हो प्लेनो सिमेट्री है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये वाला अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। अच्छा, जो पहले बनाया था ये भी कायरल था, क्यों था कायरल, क्योंकि एक कायरल सेंटर था। तो मैं बताया था अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये भी अपना कायरल है, कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव, ये अपना अकायरल है, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये अपना कायरल है सर, ये भी अपना कायरल है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूँ। वो जैसे ये कायरल है तो वो इसका भी मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन गलती है। ठीक है, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। भाई तुम इसका मिरर इमेज क्यों ले रहे हो, तुमने रिएक्शन इस कार्बन पर कराई, तो तुम इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज कर रहे हो। मिरर इमेज लोगे तो इसका भी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ये थोड़ी करना है मुझे। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज नहीं लेना है। तुमने 2 केसेस बन सकते थे, तुमने दोनों बना दिए, ब्रोमीन लेफ्ट पर आ सकता है राइट पर आ सकता है, तो तुम इसका मिरर इमेज क्यों ले रहे हो, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। तो ऐसा नहीं करना है भाई, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अपन इस कार्बन पर भी आ गए, अपन नेक्स्ट कार्बन पर पहुँचते हैं, इस कार्बन पर। ठीक है सर, इस कार्बन पर करते हैं, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगेन नीचे वाले कार्बन को नहीं छेड़ते हैं, उसको वैसा कैसे रख देते हैं, HBr CH3। इस कार्बन को देखोगे तो वापस से ये भी कायरल बन रहा है ना, बन रहा है। तो यहाँ पर HBr ऊपर इथाइल ग्रुप है, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका वापस से इथाइल, ये कार्बन और ब्रोमीन को लेफ़्ट पर कर सकते हैं, अब की बार ब्रोमीन H, और नीचे वाले कार्बन पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, HBr CH3। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाऊंगे, या दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी 2 प्रोडक्ट बने, क्या दोनों में किसी में कोई सिमेट्री है क्या, नहीं है सर, कोई सिमेट्री नहीं है। ऊपर इथाइल है, नीचे CH3, कोई पीओएस आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई सिमेट्री नहीं है, दोनों के दोनों ही सर क्या है, कायरल, ये भी क्या है, कायरल, दोनों ही कायरल है सर ये तो। ठीक है, तो ये भी कायरल, ये भी कायरल, और ये भी कायरल था ही सही। 4 कायरल प्रोडक्ट अभी तक अपन बना चुके हैं। ठीक है सर, अब कहाँ पर चलें, अब ये वाले कार्बन पर पहुँचते हैं। तो जैसे तुम यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाओगे तो ये भी ये कायरल सेंटर नहीं बचेगा, ऊपर तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, है ना, 0 कायरल सेंटर हो गया। और ये कोई ऐसा स्पेशल केस तो है नहीं, बाइफिनाइल एलीन स्पाइरो, तो 0 कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अपन इसको
बना तो देंगे बट काउंट नहीं करेंगे ना, अपन को तो कायरल ही बनाना है। तो क्या बन जाएगा, ऊपर प्रोपाइल ग्रुप है और नीचे इधर ब्रोमीन CH3 बट अकायरल है ना। प्रोडक्ट मैंने बना दिया, क्या है, अकायरल है, तो इसको तो अपन को काउंट नहीं करना है। ठीक है सर, नहीं करेंगे। ठीक है, अब कौन सा कार्बन बचा, अब ये वाला CH3 ग्रुप बचा। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर क्या था, CH2 CH3, फिर क्या था HBr एंड CH3। अब बस ये वाले कार्बन पर मुझे ब्रोमिनेशन कराना है, ऊपर वाले का एज इट इज़ प्रोपाइल करके छोड़ देता हूँ उसको, प्रोपाइल ग्रुप है ना वो HBr। अब जैसे तुम इधर CH2 डॉट बनाओगे, अब ब्रोमीन लेफ्ट पर जोड़ो राइट पर जोड़ो, ये तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, ऑलरेडी तो हाइड्रोजन है उस पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, एक ही बात है, तो जोड़ दो CH2Br, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। अब इस प्रोडक्ट में तुम देखो एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है सर, है ना। वन कायरल सेंटर मीन्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कोई सिमेट्री नहीं आ सकती है। तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बने, 5 बन गए, है ना। कौन कौन से बन गए सर, अपन ने देख लिया, 5 बना दिए। कायरल किधर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड लास्ट वाला 5, तो 5 कायरल प्रोडक्ट बने, 5 कायरल प्रोडक्ट, तो आंसर तो 5 हो जाएगा। टोटल कितने बने वो भी गिन सकते हो तुम, ठीक है। टोटल कितने बनाए अपन ने, 1 गिन लेना भाई, 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट बनाए, है ना। गिन लेना, वापस से वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने, कायरल प्रोडक्ट कितने बने, 5 कायरल प्रोडक्ट्स बने अपने, ठीक है। डायरेक्टली कैसे करते हैं इसको, इसने कायरल पूछा वो तो मैंने बता दिया, मैं डायरेक्टली कैसे करता है इस पूरे सवाल को, तो वो भी तुम देख लो यार जल्दी से। तो मैं कैसे करता है इसको मेंटली, इतना बना के नहीं देखते हैं, ठीक है। तो 5 बन गए हो तो तुम्हें मैंने सारे प्रोडक्ट बना के बता दिए। अब देखो मैं कैसे करता है सवाल को, जल्दी से देखो। तो ये था यही था HBr CH3 CH2 CH3, ठीक है भाई। मैं इस सवाल में एक भी स्ट्रक्चर नहीं बनाता अगर मैं करता इसको पेपर में, है ना। तुम्हें भी नहीं करना है, एडवाइजेबल तो यही बना के कोई नहीं देखता है, जो भी पढ़ता है ठीक से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे तुम यहाँ पर ब्रोमीन लगाते, कोई कायरल सेंटर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इधर तो एक ही प्रोडक्ट बनता और एक कायरल सेंटर उसमें है तो ऑप्टिकली एक्टिव बनता, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर तुम ब्रोमीन लगाते तो तुम्हें पता चलता कि यार ये कायरल सेंटर बन रहा है, ये वाला कार्बन, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ से, 2 प्रोडक्ट बनते हो तुम देखते यार ये जो बीच वाला है इसके अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। जैसे तुम यहाँ पर ब्रोमीन लगाते तुम देखते कि देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये CH2 के अक्रॉस अगर तुम काटते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिखता, ठीक है। थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है सर। ऐसे बना दो तुम्हारे लिए भाई, बना देते हैं, ऐसे भी बना देते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन लगाओगे सबसे पहले तो तुम्हें दिखेगा यार कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और उसमें एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा सर, ठीक है। अब तुम यहाँ पर ब्रोमीन लगाने जाओगे तो तुम देखोगे यार लेफ्ट पर भी लगा सकता हूँ, ये कायरल सेंटर बन रहा है क्योंकि, तो लेफ्ट पर भी लगा सकता हूँ, राइट पर भी लगा सकता हूँ, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जब मैं राइट पर लगाऊंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये ब्रोमीन भी राइट पर रहेगा, इधर ब्रोमीन भी राइट पर लगा दोगे तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट तो 2 बनेंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, इधर से एक ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, इधर से तुम जैसे लगाओगे तो तुम देखोगे कि यार वापस से भी ये कायरल सेंटर बन रहा है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ब्रोमीन तुम लेफ्ट पर लगाओ, राइट पर लगाओ और कोई सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे एंड दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ पर तुम लगाओगे, इस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगाओगे तो तुम देखोगे यार कोई कायरल सेंटर ही नहीं बचा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा एंड वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पर CH3 की हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाओगे तो वापस से देख रहे हो कि कोई कायरल सेंटर तो नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा बट उस एक प्रोडक्ट में एक कायरल सेंटर तो है ना, तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, टोटल प्रोडक्ट भी अब तुम गिन सकते हो, 1 2 3 2 5 6 7 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन रहे हैं, 1 2 4 एंड 5 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं भाई इस सवाल को, तो ठीक है। अब मैं इसमें से ये भी पूछ सकता था कि भाई इसका मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराऊँ तो कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे, कोई ये भी बता सकता है क्या, तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो बताओ भाई जल्दी से बताओ।
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बस एनांशियोमर्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो कोई एनांशियोमर्स बन रहे हैं क्या इधर से, कोई एनांशियोमर्स बन रहे हैं क्या, कोई एनांशियोमर्स बन रहे हैं क्या, कोई एनांशियोमर्स ही नहीं बन रहे सर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे, एनांशियोमर थोड़ी बन रहा है कोई भी, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे क्योंकि तो 7 फ्रैक्शंस मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। कोई एनांशियोमर्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ये वाला जो फंडा है मैं एक सवाल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो क्वेश्चन तुम देख लेना भाई, है ना, चैनल पर, ठीक है। चलें इस सवाल पर आते हैं। जेईई एडवांस 2018 का वापस से तुम्हें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर बताना है। फार्मूला लगाओगे, फार्मूले वालों की यहीं पर ही मौत हो जाएगी, है ना, फार्मूला लगेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो जेईई के सवालों में तो फार्मूला लगा नहीं आज तक, ठीक है। तो सोचें, केसेस बनाएं एंड करें इसको कि कैसे करना है। फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर एक्स, कितने हैं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर, जिसमें ये बोल रहा है कि जो सॉलिड लाइन है वो डिनोट कर रहा है कि वहाँ उस बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है एंड ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज़ फिक्स्ड, और जो डैश लाइन है, जो कर्ली लाइन है, वहाँ पर ये बोल रहा है कि इस कार्बन के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन भी फिक्स नहीं है, मतलब वेज डैश भी फिक्स नहीं है कि ये भाई वेज पर लगा या डैश पर लगा, और ये डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं है, ये सिस है या ट्रांस है। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी ये वेज पर है या डैश पर है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर तुम बना सकते हो, ठीक है। जो फिक्स है उसको नहीं छेड़ना है, और जो फिक्स नहीं है उसको तुम वेज डैश दोनों मान के या डबल बॉन्ड को सिस ट्रांस दोनों मान के कितने बना सकते हो ये बताना है, और उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे ये बताना है अपन को। तो कैसे करना है सवाल को भाई, ध्यान से देखें, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले कितने केसेस बनेंगे ये बताओ मुझे। तो तुम देखो यार, ये जो बॉन्ड है ये वेज पर हो सकता है, डैश पर हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी इधर है। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी इधर है। और ये जो अपना OH लगा है ये वेज पर लग सकता है, डैश पर लग सकता है, तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 × 2 × 2 8, टोटल 8 केसेस बन सकते हैं ना यार। तो टोटल आइसोमर्स स्टीरियोआइसोमर पूछता तो कितने बन सकते थे, 8 बन सकते थे, लेकिन वो तुमसे पूछ रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे। तो भाई ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, पर बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, इसको समझ ही नहीं पाए थे क्या करना है। तो 8 बनेंगे सर टोटल, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे। तो तुम मुझे बताओ, क्या एक ही ऐसा केस होगा कि जब सिमेट्री आएगी, जब ये वेज पर हो, ये डबल बॉन्ड जो है अपना ट्रांस हो, और ये OH हो जो वेज पर हो, तब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिखेगा। अदरवाइज़ किसी भी केस में सिमेट्री आने का कोई चांस ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ही आ सकता है, तो वो तो तभी आएगा जब ऊपर और नीचे ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट सेम, वो तो तभी होगा जब ये वेज हो, डबल बॉन्ड ट्रांस हो, और OH भी वेज पर हो। तो 8 केसेस थे, उसमें से सिर्फ एक ही केस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो बाकी के 7 क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यार। तो डायरेक्टली 7 आंसर कर देना था। तो इस तरह से करते हैं यार जेईई के सवाल, फार्मूला लगाओगे सवाल होगा नहीं पूरे 3 घंटे में भी, ठीक है। तो आंसर इज 7। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो। तो डी ग्लूकोज का फिशर प्रेजेंटेशन गिवन है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरेनॉस, तो बीटा एल ग्लूकोपाइरेनॉस का करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला इनको क्या बोलते हैं अपन, हावर्थ प्रोजेक्शन। कैसे बनाते हैं ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो जल्दी से सीक्वेंस को कैसे करना है, हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो इस पर आते हैं अपन। तो सबसे पहले कैसे बनता है, तो ये वाला OH यहाँ से जाता है और ये इस कार्बन पर अटैक कर देता है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बन है, अल्कोहल और एल्डिहाइड मिलके क्या बना लेते हैं भाई, एसिटल बना सकते हैं, है ना, हेमी एसिटल बना सकते हैं। तो ये OH अटैक करेगा इस पर। जैसे ही OH अटैक करेगा तो एक तुम्हें 6 मेंबर का रिंग बनते हुए दिखेगा, जिसमें एक ऑक्सीजन, 2 कार्ब, 3, 4, 5 और ये छठा 6 कार्बन ये दिख रहे हैं तुम्हें। एक ऑक्सीजन होगा, 5 कार्बन होंगे। तो मैं एक 6 मेंबर का रिंग बना देता हूँ सर, बना देते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने किस कार्बन पर अटैक करा था, इस वाले पे, तो इस वाले कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं सर, इसको एनोमेरिक कार्बन, ठीक है सर। तो एनोमेरिक कार्बन पर जैसे ही अटैक होगा तो ये अपना, जस्ट अ मिनट, तो जैसे ही इस पर अटैक होगा तो ये जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
OH में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। ठीक है, एक बार OH ऊपर आ जाए और एक बार OH नीचे आ जाए। ठीक है, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके अक्रॉस चेंज हो रहा है, सिर्फ इस कार्बन के अक्रॉस, बाकी के कार्बन के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। इस कार्बन को अपन बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये एक ही कार्बन ऐसा है जिस पर 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। या वो वाला कार्बन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप था, वो एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से रिंग बनेगी। अब ये कैसे बाकी के ग्रुप्स किधर कैसे लगेंगे ये अपन सीखते हैं। तो इसको मैं यार एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ नीचे डी ग्लूकोज का, उसके थ्रू अपन सीखते हैं। ठीक है, इमेज जूम करने में दिक्कत आ रही है। तो जैसे ये अपना डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करके चल जाना भाई, इतना तो रहम कर देना जेई पे। जैसे वो दे देता है कभी कभी, बट इतना फॉर ग्रांटेड मत लेना, याद कर जाना, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो HOH बस इस वाले कार्बन में उल्टा करना है, बाकी सब जगह सेम रहता है ना। तो ये वाला ऑक्सीजन इस पर अटैक करता है एल्डिहाइड ग्रुप पर, इसी को अपन एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, एल्डिहाइड वाले कार्बन को। ठीक है, ये अटैक हुआ, अब रिंग बनती है भाई, 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, 5 कार्बन होते हैं। एंड इस कार्बन पर ये बॉन्ड टूट के OH बनता है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है सर, 2 फॉर्म बनते हैं, दोनों बना देता हूँ मैं, HOH। ठीक है सर, अब इस कार्बन को देखो। ठीक है, ये तो एनोमेरिक कार्बन हो गया। इस कार्बन को देखो जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जिसने अटैक करा, ये वाला कार्बन। इस कार्बन पर और क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक H जुड़ा हुआ है, एक CH2H ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस CH2H को हमेशा ऊपर रखते हैं, ऊपर रख दिया सर, ये रख दिया। ठीक है, अब ये CH2OH और इस OH को देखते हैं, एनोमेरिक कार्बन के OH को। अगर ये सेम साइड होते हैं तो इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, और ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो अल्फा फॉर्म बोलते हैं। तो ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। अल्फा और बीटा फॉर्म के आपस में डाइस्ट्रोमर्स हैं, स्पेसिफिकली बोलो तो एपीमर्स भी हैं, और स्पेसिफिकली बोलो तो एनोमर्स भी हैं। ठीक है, सब हैं। ठीक है, डाइस्ट्रोमर्स के ही सबसेट है एपीमर्स, फिर उसका भी सबसेट है एनोमर्स। तो ये अल्फा बीटा फॉर्म है। अब ये बाकी के ग्रुप कैसे प्लेस करोगे, तो जैसे ये CHO वाला ग्रुप है, ये CHO वाला ग्रुप, इसको 1 बोल दिया, ये 2nd कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक है, तो ये अपना 1 कार्बन तो हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 5 वाले के अक्रॉस तो अपन ने फिक्स कर दिया कि CH2H को ऊपर रखना है, H को नीचे रखना है। बाकी 2, 3, 4 के अक्रॉस कैसे अटैच करोगे, तो जो भी इधर राइट साइड आ रहा है उसको कहाँ रखना है, नीचे। तो 2 वाले कार्बन पर OH कहाँ आ रहा है, राइट साइड पर, तो OH को रखें नीचे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस तरह से कन्फ्यूजन होगा। ठीक है सर, OH को नीचे रख दिया, H को कहाँ रखें, ऊपर रख दें। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात है, रख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें। 3rd वाले कार्बन पर देखें तो H आ रहा है राइट साइड पर, तो H को नीचे रखें। OH कहाँ आ रहा है, तो OH आ रहा है सर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो OH को ऊपर रख देते हैं सर। 4th वाले कार्बन को देखें, OH कहाँ आ रहा है, राइट पर आ रहा है ना ये, तो OH को नीचे रखें, H को ऊपर रखें, ये रख दिया सर। ठीक है, 5th वाले का तो अपन ने फिक्स ही कर दिया है, उसको तो ऐसे रखना है। तो ये डी ग्लूकोपाइरेनॉस है। ध्यान से वापस से सुन लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो, सुनोगे तो समझ में आएगा भाई, कोशिश करनी है। तुम्हें बताया मैंने सब कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ मिसिंग लिंक है, बस तुम्हें सुनना है ना। स्पीड तेज है, थोड़ा स्लो करके सुन लेना। ठीक है, तो ये डी ग्लूकोपाइरेनॉस है। अब तुम्हें क्या बताना है, दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉस। तुम्हें क्या पूछा है स्ट्रक्चर ने, एग्जामिनर ने पूछा बीटा एल ग्लूकोपाइरेनॉस, तो अपन ने बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉस बना दिया। तो बीटा डी एल ग्लूकोपाइरेनॉस क्या होगा, इसका मिरर इमेज लो ना यार। डी और एल क्या होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। तो तुम इसका मिरर इमेज लोगे तो कैसा दिखेगा, तो तुम देख लो यार। अपना CH2H ऊपर था, सबसे पहले तो कैसे करना है सवाल, 4 ऑप्शन नहीं चेक करने, तुम्हें बीटा वाला तो चाहिए ना। बीटा कैसे देखना है, ये CH2H और ये OH देखना है, ये दोनों सेम साइड हो तो बीटा, नहीं तो अल्फा। अभी क्या है, ये ऊपर है OH, CH2H नीचे है तो अल्फा है, तो इसको तो हटा ही दो। ये CH2H और H, ये भी अपोजिट साइड है, ये भी अल्फा, इसको भी हटा दो। ये 2 स्ट्रक्चर ही चेक करने हैं तुम्हें, ये बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, A और B तो चेक भी नहीं करना है। अब डी वाले को देखें, क्या डी वाला इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज है क्या। अपना CH2H ऊपर था, CH2OH उसने नीचे कर दिया,
कर दिया सर। अपना ये वाला OH अपने स्ट्रक्चर में ऊपर था, इसने नीचे कर दिया सर, कर दिया। सारे ग्रुप तुम देखोगे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से उठा के इधर रख दूँ तो तुम्हें एकदम मज़ा आ जाएगा अभी, है ना सर। कर ही दो, कर ही देते हैं सर। इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ रख देते हैं उठा के सर, बिल्कुल सही है। तो अब देखो तुम यार, बी और डी के एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या तुम्हें? देखो सर, देखो, बिल्कुल देखो सा, आराम से देखो, है ना। तो CH2H सर इधर नीचे था सर, इधर ऊपर कर दिया, बिल्कुल सही। OH इधर ऊपर था सर, इधर नीचे कर दिया, बिल्कुल सही। ऐसे ही बनती है मिरर इमेज। OH इधर नीचे था, इधर ऊपर कर दिया सर, कर दिया। OH इधर ऊपर था, इधर नीचे कर दिया सर, कर दिया। OH इधर नीचे था, इधर ऊपर कर दिया सर, कर दिया। बिल्कुल मिरर इमेज बना दिया सर आपने, तो बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज डी। चलें नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग कन्फर्मेशन, ये सवाल है अपना JEE एडवांस 2021 का, ठीक है। एंड ठीक है, JEE एडवांस 2021 का सवाल है। अमंग द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मीसोब्यूटेन 2,3 डायोल। तो मीसोब्यूटेन 2,3 डायोल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है तुम्हें, कौन सा है? मीज़ो, ठीक है। तो मीसोब्यूटेन 2,3 डायोल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है। तो सबसे पहले तो यार इसमें से जो मीज़ो नहीं है उनको तो उड़ा दो, है ना। जैसे तुम्हें ये मीज़ो दिख रहा है, इसमें सेंट्रोसिमेट्रिक दिख रहा है, देख सकते हो। तो न्यूमैन में POS COS सब देख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है इसमें सेंट्रोसिमेट्री OH अपोजिट, ME अपोजिट, HH अपोजिट, तो ये तो मीज़ो है सर, ले लो इसको। तो ये अपना आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो मीज़ो वाले देखें। इधर इस OH को अगर मैं रोटेट कर दूँ तो कैसा दिखेगा? रोटेट कर सकते हो तुम्हें ना, रोटेट करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है, मीज़ो ही रहेगा रोटेट करने पर, ठीक है। तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ME इधर आ जाएगा। हाँ सर, ये भी मीज़ो है, ठीक है सर, ये भी मीज़ो है। तो ये भी अपना आंसर हो सकता है। क्या ये मीज़ो हो सकता है क्या? तो तुम वापस से इसमें सोचो कि यार POS चेक करूँ, तो OH को इधर लाओगे तो ME हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, और इधर हाइड्रोजन ME के साथ आ जाएगा। तो तुम POS चेक करने निकले थे तो तुम्हें मिला क्या? ये नहीं सर, POS तो नहीं है। फिर तुम सोचो यार POS नहीं है तो COS चेक कर लूँ एक बार। तो तुम CS चेक करने सोचा तुमने, तो OH को अपोजिट करने की कोशिश करी कि OH को अपोजिट कर देता हूँ। तुमने OH को इधर लिया, इस OH को जैसे ही इधर लाओगे, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ मैं ना, तो ये वाला हाइड्रोजन मिथाइल की जगह आ जाएगा और मिथाइल OH की जगह आ जाएगा। फिर देखोगे कि यार फिर COS भी नहीं है, ना POS है ना COS है। वैसे POS नहीं है तो COS नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो POS नहीं है तो COS नहीं आएगा, तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये भी मीज़ो नहीं है, तो इसको तो उड़ा ही दो। तो इसमें तुम देखो यार, OH को सेम साइड लाता हूँ तो हाइड्रोजन और मिथाइल सेम साइड पास आ जाते हैं। एक ही चेक कर लो, POS नहीं होता है इन स्ट्रक्चर में, तो COS भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रंट कार्बन है, तुमने OH सेम साइड लाया तो ये हाइड्रोजन मिथाइल के साथ आ गया, ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन के साथ आ गया, तो कोई POS नहीं है, COS भी नहीं होगा, तो ये भी मीज़ो नहीं है। तो COD तो चेक भी नहीं करने मुझे, COD चेक नहीं करने, A और B चेक करने हैं, बस भाई काम ही सिंपल हो गया। अब A और B चेक करने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर तुम मीज़ो नहीं चेक करते तो गलती कर देते तुम। अब तुम्हें मोस्ट स्टेबल बताना है तो तुम्हें पता है यार, यहाँ पर गॉसियन इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से B वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दोनों मीज़ो थे A और B, बट B वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, गॉसियन इंटरेक्शन भी बोलते हैं इसको, तो B वाला सबसे स्टेबल कन्फर्मर हो जाएगा ऑफ ब्यूटेन 3,2,3 डायोल। अगर तुम मीज़ो नहीं चेक करते तो गलती हो जाती सर, है ना। क्या गलती हो जाती? तुम याला बोल देते सबसे स्टेबल, कि OH सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है और मिथाइल भी अपोजिट है एकदम दूर, तो कोई स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है, तो वो सबसे स्टेबल हो जाएगा। बट गलती हो जाती है क्योंकि वो मीज़ो ही नहीं है ना, उसने बोला है मीज़ो का बताओ, ठीक है। तो आंसर इज़ B, ठीक है सर। तो 2021 का सवाल भी अपने कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन इस आज के टॉपिक का, 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं, इसको करो तुम। The maximum number of possible isomers
विच में फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1-मिथाइल-साइक्लोहेक्सवानिन। तो आईआईटी की तुम आदत देख रहे हो ना, आईयूपीएसी डाल देता हो, इतने आईयूपीएसी आनी चाहिए भाई। तो 1-मिथाइल-साइक्लोहेक्सवानिन यूजिंग Br2 एंड यूवी लाइटेस। तो दिस इज़ 1-मिथाइल-साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, सबसे पहले मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। किसको क्रेडिट देना चाहूँगा? MS चौहान सर को, क्योंकि ये सवाल जब आया भी नहीं था तब वो इस सवाल को क्लास में लेते थे। ठीक है, तो क्रेडिट दिया जाता है सर को, जहाँ पर क्रेडिट ड्यू है वहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है। तो उनके नोट्स का सवाल है एकदम। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स विच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1-मिथाइल-साइक्लोहेक्सवानिन यूजिंग Br2 यूवी लाइट है ना, Br2HMU। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स? अच्छा, जेई ने इस सवाल का ऑफिशियल आंसर क्या दिया था अभी डिस्कस करेंगे। वैसे इसके 2 आंसर मार्केट में है, जेई ने क्या दिया था वो अपन डिस्कस करेंगे। और वैसे इस सवाल में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, जेई को ही क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सवाल। तो Br2HMU अपन करा रहे हैं, तो क्या होता है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, अपन को पता है भाई। अल्किन के अलाइलिक पोजीशंस अपन को पता होती है क्या होती है भाई। ठीक है, तो ये अलाइलिक पोजीशन है सर, ये अलाइलिक पोजीशन है, ये अलाइलिक पोजीशन है। तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाता है, तो यहाँ कैसे होता है? रेडिकल बन के होता है। तो 3 अलाइलिक पोजीशन से 3 रेडिकल अपन बना सकते हैं। यहाँ पर अपन ने रेडिकल बना दिया पहला। ठीक है सर, दूसरा थोड़ा जगह चाहिए होगा इस सवाल के लिए मुझे। दूसरा रेडिकल मैंने इधर बना दिया, एंड तीसरा रेडिकल मैंने तीसरी अलाइलिक पोजीशन पर बना दिया, व्हिच इज हियर। ठीक, जस्ट अ मिनट, व्हिच इज हियर। ठीक है सर, ठीक है। अब ये रेडिकल है, रेजोनेंस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, रेडिकल रीअरेंज बाय रेजोनेंस ओनली है ना, हाइड्रेट टू हाइड्रेट शिफ्ट नहीं होता है इधर। तो रेजोनेंस कराओगे तुम? कैसे कराएंगे सर? रेजोनेंस कराना आता है मुझे, है ना। हाफ एरो यूज़ करते हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहे हैं, तो हाफ एरो यूज़ करते हैं, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी तुम रेजोनेंस करा सकते हो सर। कैसे करा सकते हो? ये दोनों मिल के बॉन्ड बना लें और इधर ये रेडिकल आ जाए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बना दिया। एंड इसका रेजोनेंस भी हो सकता है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लें और इधर रेडिकल आ जाए, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब ये एरो में हटा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत होगी फिर आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो ये अपन ने बना दिए हैं रेडिकल्स जो बनेंगे अलाइलिक पोजीशन पर। अपन को ब्रोमिनेशन कराना है तो पहले स्टेप पे तो रेडिकल ही बनता है। ठीक है सर। अच्छा, Br2HMU की जगह NBS भी ले सकते हैं, सेम ही बात है ना। ठीक है, या Br2 हीट भी ले सकते हैं, वो भी एक ही बात है। ये सारी बातें याद रखनी है, Br2 हीट पर भी सेम ही काम होता है। ठीक है, और NBS के साथ भी सेम ही काम होता है। NBS के साथ थोड़े अमाउंट में HBr भी होता है। तो NBS और HBr मिलके क्या करते हैं, वो Br2 को जनरेट करते हैं लो अमाउंट में। और कभी भी लो अमाउंट में Br2 होता है तो एडिशन नहीं होता है, सब्सटीट्यूशन होता है फिर रेडिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो उसका भी यही रोल है। तो ये अपन ने पॉसिबल रेडिकल्स बना दिए। अच्छा, इधर ये वाला रेडिकल कहाँ था भाई? फर्स्ट वाला रेडिकल कौन सा बनाया था मैंने? और इन दोनों के रेडिकल्स कहाँ गए? ये इधर गया, ये इधर गया, तो इधर रेडिकल था। ठीक है सर, और इसमें इधर रेडिकल था। ठीक है सर, चले अब इन पे ब्रोमीन लगाने का अपना काम है। ठीक है, लगाओ सर ब्रोमीन। तो अपन इस पे ब्रोमीन लगाते हैं, इस वाले पर। क्या प्रोडक्ट बनेंगे सर? ये प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमीन लगा देंगे। और अपन देख रहे हैं ये कायरल सेंटर बन रहा है, तो ब्रोमीन वेज पर लगाएंगे, डैश पर लगाएंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर इस पर ब्रोमीन लगा देते हैं अपन, इस पर भी ब्रोमीन लगा देते हैं। तो इस पर ब्रोमीन लगाएंगे तो वापस से देखेंगे कि जगह कम पड़ेगी अपने पास, है ना। थोड़े से इनको पीछे ले जाते हैं अपन, तो ईजी हो जाएगा काम अपना। ठीक है सर, तो ये अपन ने बना दी। इस पे अपन ब्रोमीन लगा देते हैं, तो वापस से तुम देखोगे कि यार कायरल सेंटर बन रहा है ना। तो ब्रोमीन वेज पर भी लग सकता है, डैश पर भी लग सकता है। 2 प्रोडक्ट इधर से भी बनेंगे सर, 2 प्रोडक्ट इधर से भी बनेंगे सर। बिल्कुल सही बात है, बना सकते हैं। ठीक है सर,
फिर इधर ब्रोमीन लगा देते हैं। तो फिर से देखोगे कि यार कायरल सेंटर बन रहा है, दो प्रोडक्ट इधर से भी बनेंगे, बिल्कुल बना देते हैं सर। अब तुम बोलोगे कि यार इधर भी लगा देते हैं, लगाना ही है तो ये कायरल सेंटर बन रहा है, दो प्रोडक्ट इधर से भी बनेंगे, बना देते हैं। फिर इधर लगा देते हैं ब्रोमीन, लगा देते हैं सर, काम ही हमारा ब्रोमीन लगाना है, कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा है ना। स्टीरियोआइसोमरिज्म में यहाँ पर अपन ऑप्टिकली कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड के अक्रॉस तो GI तो होता ही नहीं है ना, तो यहाँ से तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलेगे यार इधर ब्रोमीन लगा देते हैं, बिल्कुल लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने ब्रोमीन लगा दिया। फिर देखोगे कायरल सेंटर बन रहा है और दो प्रोडक्ट यहाँ से ही बनेंगे। तो यहाँ से तुम्हें, अगर तुमने दिमाग नहीं लगाया और डायरेक्ट ऐसा कर दिया, तो तुम्हें कितना आंसर दिख रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो आंसर तुम्हारा 11 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। जेई ने इसका आंसर दिया था 9। ठीक है, दो आंसर है इसके, 9 एंड 13। ठीक है, मैंने जेई के ऑफिशियल आंसर से चेक करा था 9 है, बट एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में 13 की इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 9 कैसे आया वो डिस्कस करते हैं अभी। तो 11 गलत क्यों हो रहा है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो इनमें से कुछ स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर हैं तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो तुम्हें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, जैसे तुमने ये वाले जो दो स्ट्रक्चर बनाए, क्या सेम ही है क्या दो स्ट्रक्चर्स, मतलब यहाँ पर तुमने 4 इनको काउंट करा, क्या ये सेम ही है क्या, नंबरिंग करके देख लो ना, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम है इसका, 1 6 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये क्या है, ये भी वही है, 6 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, वेज पे लगाओ डैश पे लगाओ सेम ही है। तुम बना के देखोगे तो एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, वो तुम्हें ना फ्लिप करते ही दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये जो तुमने दो अलग अलग काउंट करें, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो 4 नहीं है यहाँ पर, इन दोनों को मिला के 2 ही आएंगे। ठीक है, और फिर बाकी के तो सही है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देता हूँ कि ये दोनों सेम कैसे हो रहे हैं। तो जैसे ये देखो, अभी तुम्हें एकदम ऐसा चमकेगा बिल्कुल ज़ोर से, जैसे ये मैंने ब्रोमीन इधर वेज पर बना दिया, सही है। अब इधर मैंने एक इसका मैंने ब्रोमीन लिया, इधर डैश पे बना दिया सर। अब तुम देखो, मैं अगर इस एक्सिस के अक्रॉस इसको ऐसा फ्लिप कर दूँ तो ब्रोमीन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और कहाँ पर आ जाएगा, वेज पर। ये पाई बॉन्ड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें यही स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये वेज डैश वाले सेम हो गए उधर, अब इसका वेज और उसका डैश सेम हो जाएगा, तो 4 की जगह 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, IUPAC नेम से भी चेक कर सकते हो। तो टोटल आंसर हो गया 9। अब 13 आंसर क्यों था, तो 13 आंसर ये था कि भाई अपन ने अलाइलिक पोजीशंस पर कराया, उसकी जगह इन पोजीशंस पर भी करा देते, एल्केन पर भी तो हो जाता है ब्रोमिनेशन, तो 2 प्रोडक्ट इधर से भी मिल जाते हैं, 2 प्रोडक्ट इधर से भी मिल जाते हैं, तो 13 भी आंसर हो जाता। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि जेई ने लिखा नहीं है, उसने बोला मैक्सिमम नंबर, उसको लिखना चाहिए था अलाइलिक पोजीशन पर कराओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी। ठीक है, तो अपन को तो क्वेश्चन के आंसर से मतलब नहीं, अपन को सीखने से मतलब था, तो अपन ने सीख लिया। आंसर इज़ 9। ठीक है, अलाइलिक बोलो तो 9, और टोटली पूछ लो एल्केन पे भी कराना है तो 13 आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हमने जेई एडवांस के PYQs और चैप्टर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस कर दिया, साथ में मैंने थ्योरी पे डिस्कस कर दिए। एंड तुम्हें ये जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ध्यान से करने हैं, जो भी मैंने बातें बोली उनको बहुत ही ध्यान से सुननी है, तो तुम्हारा बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अगर तुम सारी बातों को ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, और एकदम बिना कॉपी पेन लेके बैठोगे, बस वीडियो सुनने की कोशिश करोगे एक बार में, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम लर्निंग करना चाहते हो या बस वीडियो देखना चाहते हो, तो इट्स योर कॉल। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें ये डिस्कशन वीडियो कैसा लगा, क्या मैं ऐसे और वीडियो बनाना चाहिए, क्या बहुत लेंदी हो गया क्या, ये सब तुम्हें मुझे बताना है इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं विथ नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।